इस साल में हमने बहुत बड़ी बड़ी जंगों का आगाज होता हुआ भी देखा है। जेनजी बाहर निकल आते हैं। 30 साल से कम की उम्र के तमाम लोग, इनका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेशन शो करता है, पार्लियामेंट को आग लगा देते हैं। इसके बाद इन पर गोलियां भी बरसाई जाती हैं और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये जेनजी जो करते हैं वो तो सोशल मीडिया का वायरल कंटेंट बन चुका है। हमने देखा सड़कों पे बरहना करके उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर तो शायद अब किसी भी मुल्क का बनते हुए कोई भी शख्स 1000 बार सोचेगा। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन में इसी जेनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। अच्छा मुल्क, इसकी हालत इस तरह क्यों हुई? नेपाल एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जहां हिमालय के पहाड़ आसमानों को छूते हैं, हरे भरे खेत, घने जंगल और एकदम ताजा हवा मिलती है, जहां इस देश का सिर्फ नेचर ही नहीं, यहाँ की जगह, यहाँ की खूबसूरत प्लेसेस भी हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे दूसरे मुल्कों से गुच्ची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कब्र में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ इंस्पिरेशन चाहते हैं कि कैसे मुल्क को सही राह पर ले जाया जा सकता है, तो हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। अब सोचना ये है, क्या जेनजी अब किसी और मुल्क में भी ये करेंगे जैसा श्रीलंका और नेपाल में जेनजीज ने किया? आप हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। आपकी राय जेनजी सही है या गलत? 2025 ये साबित करता जा रहा है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अदम तवाजुन, जंगों का वॉर और वायलेंस का, और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे इनका एक साल बन चुका है। इस साल में हमने बहुत बड़ी बड़ी जंगों का आगाज होता हुआ भी देखा है। हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन लोगों में इतनी बुलंद हो गई कि बहुत से ममालिक के अंदर बहुत वसी पैमाने पर प्रोटेस्ट भी होए जा रहे हैं। और रिसेंट तरीन व्यू जो इस चीज की हमने देखी वो नेपाल में सामने आती है, जहां हर जेनजी बाहर निकल आते हैं। 30 साल से कम की उम्र के तमाम लोग, इनका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेशन शो करता है, पार्लियामेंट को आग लगा देते हैं। इसके बाद इन पर गोलियां भी बरसाई जाती हैं, टीयर गैसिंग भी की जाती है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी तरफ से 5 स्टार होटल, मीडिया हाउसेस, पब्लिशिंग सेंटर्स हों, किसी को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ तक के टू द पॉइंट के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के घर हैं उनको भी जला देते हैं और अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के घरों को भी तोड़ देते हैं। वो ये नहीं कहते कि इन सब में से एक पॉलिटिशियन अच्छा है, एक बुरा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और ये वायलेंस इतना बढ़ता है कि इसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फर्स्ट लेडीज की भी डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये जेनजी जो करते हैं वो तो सोशल मीडिया का वायरल कंटेंट बन चुका है। हमने देखा सड़कों पे बरहना करके उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर तो शायद अब किसी भी मुल्क का बनते हुए कोई भी शख्स 1000 बार सोचेगा और सोचेगा कि कहीं जेनजी ना आ जाए। तो रुकिए, यहाँ पहले ये तो जान लें कि ये जेनजी है कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं। क्योंकि नेपाल से पहले हमने देखा श्रीलंका में भी इसी जेनजी ने हुकूमत के लोगों के साथ ऐसा ही किया। तो कौन है जेनजी? लेकिन ये जेनजी होते हैं जिन्हें हमारी आम जबान में जेन जेड भी कहा जाता है और हम अपने लोकल डायलॉग में जेनजीज कहते हैं। ये लोग एकदम इतनी तादाद में निकलकर कैसे आ जाते हैं? देखते ही देखते चंद दिनों और कुछ घंटों में पूरे नेपाल को जला दिया जाता है। सरकारी इमारतों को
तो आग लगा दी जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए 90s के बाद से 2015 तक जो बच्चे होते हैं उन्हें जेन ज़ी या जेन ज़ेड कहा जाता है। अब ये समझिए कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 से 2012 तक के बीच के जो बच्चे हुए हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि 2015 तक के जो बच्चे दुनिया में आए हैं उन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। दरअसल नेपाल में जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर बैन लगाया गया, उसके बाद ये जेन ज़ी सब वो एकदम से उलट पुलट हो गया। फिर इसी वजह से पूरे देश यानी कि पूरे मुल्क को जला डाला गया। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन में इसी जेन ज़ी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। सरकार को उल्टे पांव पलटना पड़ा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। ये होते हैं जेन ज़ी जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और बाहर निकलते हैं। क्या इनका इस तरह निकलना सही है? अब आप ये बताएंगे मुझे, और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस कहानी के शुरुआत से पहले ही मैं कुछ सवालात आपकी नजर कर रहा हूं। क्या इनका इस तरह निकलना सही है? ये बताएं आप हमें कमेंट्स करके। क्या ये सब जलाओ गिराओ जो जेन ज़ी कर रहे हैं वो सही है? पहले श्रीलंका में फिर नेपाल के अंदर। वैसे ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है इस सब गुस्से की? पीछे क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। इसके पीछे वजह है इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो अब वापस चलते हैं अपनी स्टोरी में कि नेपाल जो इतना खूबसूरत और अच्छा मुल्क, इसकी हालत इस तरह क्यों हुई। नेपाल एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जहां हिमालय के पहाड़ आसमानों को छूते हैं, हरे भरे खेत, घने जंगल और एकदम ताजा हवा मिलती है। जहां इस देश का सिर्फ नेचर ही नहीं, यहाँ की जगह, यहाँ की खूबसूरत प्लेसेस भी हैं। यहाँ पर मॉन्स्टरीज भी मौजूद है, खूबसूरत है। 2.97 करोड़ के पॉपुलेशन से भरा मुल्क हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, चाहे वो मंदिरों के बाहर बजने वाली घंटियां हो या लोगों से भरी हुई सड़कें। लेकिन 2 जून 2001 के दिन नेपाल में सुकून था। इस दिन हर जगह भीड़ तो थी, लेकिन नेपाल रॉयल फैमिली के घर के बाहर और वहां पे इस दिन नॉर्मल दिनों से ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी हुई थी। बाहर खड़े हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई दुखी नजर आ रहा था तो कोई शौक था। और हो भी क्यों ना, एक ही रात में किसी ने नेपाल की पूरी रॉयल फैमिली को मार डाला था। यानी 2025 में ये पहली बार नहीं हुआ। नेपाल में अब बात करते हैं कि इस बार ये सब शुरू कब हुआ, किस तरह हुआ। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, जिसका हमने आपको शुरू की वीडियो में बताया। अगर आपने शुरू की वीडियो स्किप कर दी है तो आप वीडियो को शुरू से लाजमी देखिए, ताकि आप जान सकें कि ये जेन ज़ी होते कौन है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नामी एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था, और प्रोटेस्टर काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइनी घर मेंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार की जानिब से पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैन, टीयर गैस और जहर वाली बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ करती है, अब जो वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब पुलिस पूरे देश के सामने, पूरे मुल्क के सामने लोगों पर स्ट्रेट फायर करती है।
और पुलिस ओपन फायर करती है। प्रोटेस्टर्स पर सीधा लाइव बुलेट से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके का गैर कानूनी अमल देखकर कोई भी चुप नहीं बैठता, चाहे जैसे भी सड़कों पर आ जाते। प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्टर्स की कैंपेन्स बड़ी तेजी से बढ़ जाती हैं। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा बटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट होने के पीछे एक वजह जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर बैन लगाया जाना। असलियत में दोस्तों ये एक वजह जरूर है, लेकिन इससे बड़े कहीं ज्यादा और वजह भी मौजूद है, जैसे कि करप्शन, सरकार में गवर्नेंस बढ़ती, बेरोजगारी और सरकार में बैठे नापसंदीदा लोगों का बढ़ना। लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कैंपेन्स को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने को कहा गया। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी दौरान नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का कह दिया था। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर करवाओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दी गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और लोगों की आवाज दबा सके। मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी वजीर के नेपो किड्स और इनके लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम था। सोच कर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार, और यहाँ नई जॉब्स तो जैसे आ ही नहीं रही थी और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में माइग्रेट करना पड़ रहा था। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक लड़ने के लिए चले गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। फरवरी तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और इसी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन मारे गए। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने की सहूलत दे रहा था। फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपनी लग्जरीज लाइफ स्टाइल्स को इंजॉय कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन्हीं को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। हैशटैग नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा,
जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसी वीडियोस से भर दिया गया, नेपाली लोगों ने नेपाली यूथ की वीडियोस को वायरल करना शुरू कर दिया। आवाम की जिंदगी में, डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों की बात करते हैं। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे दूसरे मुल्कों से गुच्ची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कब्र में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मसला था। नेपाल की यूथ 70 प्लस के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, एक बार तेरी बारी तो दूसरी बार मेरी बारी। इसी वजह से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद इसे वापस मोनोपॉलिटिशियन से डेमोक्रेसी से हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है दोस्तों, साल 2008 से पहले नेपाल एक देश, एक मोनार्की यानी कि सारी पावर लोग अपने चुने गए एक बादशाह के सुपुर्द कर देते हैं। इनका आखिरी बादशाह किंग निंदर था। इनको बादशाहत से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही मार्च 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेट रिपब्लिक बन जाता है। और जब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली वजीर आजम बनते हैं तो कभी पिश कमल धाल तो कभी शेर बहादुर दे हवा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रहती है मगर कुछ महीनों बाद ही टूट जाती है। नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मास सेंटर, यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे, लेकिन इन तीनों पार्टीज के हेड्स पर करप्शन का इल्जाम है। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देवता पर एयरक्राफ्ट में इलीगल कमीशन लेने का इल्जाम है। इनकी बेगम आरजू राणा देवता जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, इन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भट्टानेस नेशनल्स दिखाने का ऐसा करने पर इन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सकता है। CPNMC के हेड और 3 बार मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल धाल पर मास्ट गोयला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का इल्जाम है और CPNUML के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर TP शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक रूल को वायलेट करते हुए एक DS स्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट करने का इल्जाम है। अब मसला ये है दोस्तों, नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और शायद इसी वजह से ये लोग इतनी ज्यादा करप्शन करते जा रहे थे। ये प्रैक्टिस करप्ट पॉलिटिशियंस को किसी भी एक्शन से हिफाजत पर वायलेंट करती है। जैसे करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, अगर 9 सितंबर 2 बजे तक प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देते तो ये सब शायद नहीं होता। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और अमन की फरियाद कर दी है। नेपाल का दिन लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या होता है जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मर्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक सबक है, कभी भी आवाम को इतना मत इग्नोर करो, ये हालात इस कदर बढ़ जाएं कि बात यहाँ तक पहुँच जाए। दोस्तों कि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो मुल्क में कंट्रोल वापस लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपोजिशन इसका फायदा उठाकर कुछ एंटी डेमोक्रेसी ग्रुप्स वापस मोनार्की लाने की बात कर सकते हैं, लेकिन वो सही रास्ता
नहीं होता दोस्तों। जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ही होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ नेपाल के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ इंस्पिरेशन चाहते हैं कि कैसे मुल्क को सही राह पर ले जाया जा सकता है तो हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। अब सोचना यह है, क्या जेन-ज़ी अब किसी और मुल्क में भी ये करेंगे जैसा श्रीलंका और नेपाल में जेन-ज़ीज़ ने किया? आप हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। आपकी राय जेन-ज़ी सही है या गलत, और अब अगली बार जेन-ज़ी किस मुल्क के हालात बदलने के लिए निकलेंगे? अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। रीस्टार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब सब रीस्टार्ट हो रहा है।